जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था, फॉर पीपल हु डिड नॉट कम, देयर इज समथिंग कॉल्ड द पेरेटो प्रिंसिपल, जिसको 80-20 रूल भी कहते हैं. सो 80-20 रूल मीन्स, कोई और बताना चाहेगा? हर जगह देखने को इन साइंस 80% ऑफ द ट्री का जो 20% वो होता है, उसमें 80% फ्रूट्स होते हैं. क्रिकेट में भी, कंपनीज में भी 80% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम 20% कस्टमर्स. वही लोग बार बार स्टारबक्स में कॉफी पीते हैं, डोमिनोज का पिज्जा मंगाते हैं, द सेम पीपल. सो वैसे ही इवन इन यूपीएससी 20% ऑफ द सिलेबस, उससे 80% क्वेश्चन आते हैं. एंड द पर्पस ऑफ दिस वीकली क्लास इज टू फर्स्टली कवर दीज 20%. ये second, the second purpose was, so in the last class I had told, for those people who had not come, we have 3 agendas in this 2-hour lecture. First is we'll talk something about a strategy aspect. Pichle time we discussed that what can be an ideal timetable, what can be a yearly calendar. In this class we'll discuss current affairs, how to do for the first 20-25 minutes, then move on to the concept, जो भी 80-20 वाली चीज है, 20% टॉपिक्स जिनसे 80% सवाल आते हैं. एंड ओवर द इयर्स आप पीवाईक्यू देखेंगे, हर साल मोस्टली ये ट्रेंड आता है. एंड इन द लास्ट सेगमेंट क्वेश्चन आंसर रख लेंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस क्लास और विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर एस्पेक्ट रिलेटेड टू यूपीएससी प्रिपरेशन, उसको हम लोग लास्ट 10-15 मिनट्स में डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे. ठीक है? सो सबसे पहले स्ट्रैटेजी वाली चीज कर लेते हैं, करंट अफेयर्स. सो firstly, before delving into anything, UPSC में there is a problem in today's scenario that there is abundance of guidance, sources, preparation, tips, tactics, हर चीज की मतलब बहुत ज्यादा है सब कुछ. So उसमें whenever you are studying something, first try to formulate that why is this important. So why is current affairs important? And इसमें भी 3 उसमें सोचा करिए. चलिए आपके लिए इंटरव्यू नहीं है, लेकिन बेसिकली ये 3 स्टेजेस हैं इस एग्जाम के. एनीथिंग दैट वी आर स्टडिंग शुड बी रेलेवेंट फॉर अभी के लिए, इन दोनों के लिए. एंड इफ यू आर लकी टू रीच दिस स्टेज, तब इसका भी डिस्कशन कर लेंगे. सो प्रीलिम्स में देयर इज अ डायरेक्ट रेलेवेंस ऑफ करंट अफेयर्स. काफी ज्यादा डायरेक्टली सवाल करंट अफेयर्स से उठ के आते हैं. किस तरीके के सवाल आते हैं? साइंस में अगर कोई नया कॉन्सेप्ट हो, और भी टॉपिक्स आ सकते हैं. जनरली मेजरली करंट अफेयर्स इज फोकस्ड ऑन साइंस, environment, places in news. So for instance, साइंस में there is some new thing. जैसे वैक्सीन्स थी, कोविड के समय नए तरीके से वैक्सीन्स डेवलप हुई थी, क्वेश्चन केम. पिछले साल वेब 3.0 एक चीज है. वेब 2.0 वो है जो हम लोग यूज करते हैं, गूगल, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा, जिसमें कुछ कंपनीज की वेबसाइट्स होती हैं, दे हैव अ मोनोपोली ओवर द इंटरनेट. बट वेब 3.0 एक नया कॉन्सेप्ट आया था कि इट विल बी अ डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ इंटरनेट. पिछले साल बहुत चला था, पिछले साल सवाल भी आ गया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एवरी टाइम इट इज इन न्यूज. लिथियम बैटरीज जो ई व्हीकल्स में यूज होती हैं. सो एनी न्यू साइंस कॉन्सेप्ट जनरली यूपीएससी डायरेक्टली पूछता है प्रीलिम्स में. प्रीलिम्स हैज अ वेरी डायरेक्ट रेलेवेंस टू करंट अफेयर्स. एनवायरमेंट में whenever there is any treaty that is signed, any new report that is released, any international organization that is formed, जैसे कि इंडिया ने पंच अमृत, पता है किसी को क्या है पंच अमृत? किसी ने सुना है ये क्या है? बेसिकली 5 क्लेम्स हैं या 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडिया के, विच दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कॉप में जाके बताए थे कि इंडिया की ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे. सो ऐसा कोई ब्रेक थ्रू एजेंडा, ब्रेक थ्रू ऑब्जेक्टिव्स, सम न्यू डिक्लेरेशन, whenever it comes, it becomes important. And thirdly, places in news. This was not very relevant 2-3 years ago. 2-3 साल पहले आप देखेंगे नहीं आते थे सवाल. पिछले 2-3 सालों से this has become one of the favorite topics. Generally बहुत ही सिंपल ऐसे आ जाता है, जगहों के नाम दे देंगे और पूछेंगे why is it in news. कहीं पे कू हो गया होगा, कहीं पे अर्थक्वेक आया होगा, कहीं पे कुछ और हुआ होगा. सो उसके लिए दिस मेक्स, एंड यूपीएससी क्यों पूछ रहा है ये प्लेसेस इन न्यूज? देयर इज अ थिंकिंग बिहाइंड दिस. कोई आइडिया नहीं? इंटरनेशनल रिलेशंस का तो टॉपिक है, बट यूपीएससी इज सीइंग
यूपीएससी उतने आगे नहीं सोचता। यूपीएससी सोचता है कि बच्चों ने न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया है, बच्चे पढ़ते हैं बस करंट अफेयर मैगजीन्स। उससे क्या होता है, व्हेन यू ओनली रीड करंट अफेयर मैगजीन्स, ऐसे वन ऑफ इंसिडेंसेस जो हैं कि यहाँ अर्थक्वेक आ गया था, यहाँ मिलिट्री कू हो गया था, यहाँ पे जैसे अफ्रीका में काफी चीजें होती रहती हैं, माइनिंग इंसिडेंट हो गया था। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स दे आर नॉट वेरी वेल कवर्ड, क्योंकि पहले आते नहीं थे सवाल ऐसे, तो दे आर नॉट वेरी वेल कवर्ड इन दी करंट अफेयर्स मैगजीन्स। अ पर्सन हु इज रीडिंग द न्यूज रेगुलरली, उसको सीधा स्ट्राइक कर जाएगा एग्जाम में कि अच्छा हाँ यार, साउथ सुडान में तो देर इज अ कंफ्लिक्ट दैट इज गोइंग ऑन, इसराइल पैलेस्टीन, आई थिंक एवरीबडी नोज। सो ऐसे टाइप के जो सवाल हैं, रेड सी में देयर वाज हूतीज एक ग्रुप था, वो अटैक कर रहा था, उसमें एग्जैक्टली कौन सी जगह थी, कहाँ है यूतीज का बेस, यमन में है क्या, सूडान में है क्या, कहाँ है। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस को वापस लाने के लिए यूपीएससी ने इन 3 में शुरू किया। तो प्रीलिम्स के लिए तो हो गया कि यार इसमें तो देर इज अ डायरेक्ट रेलेवेंस ऑफ करंट अफेयर्स, दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टडी इट। मेंस जो होता है उसमें सिर्फ GS 2 and 3, इसमें अराउंड 10 से 15% डायरेक्ट रेलेवेंस है। शायद 2 या 3 सवाल आ जाएंगे दोनों पेपर्स में जो आपके किसी करंट अफेयर्स टॉपिक से होंगे, अगर कुछ बहुत बड़ी चीज हुई होगी, जैसे कि देयर वाज द चंद्रयान मिशन। चंद्रयान पता है सबको, लास्ट ईयर इंडिया सेंटर ओवर टू द साउथ साइड ऑफ द मून। इट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट, क्योंकि आदित्य L1 भी है, बट चंद्रयान वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि आज तक कभी भी साउथ साइड ऑफ द मून में नहीं गया था किसी का भी स्पेस प्रोब। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री। डायरेक्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन GS 3, क्या फीचर्स थे इस मिशन के, उसके बारे में कुछ टेक्निकल डिटेल्स भी पूछ ली थी, VLSI समथिंग लाइक दैट, कि ये चीज एग्जैक्टली क्या थी। सो GS 2 और GS 2 में भी देर इज इंटरनेशनल वॉर्स दैट आर गोइंग ऑन। सो क्वेश्चन आ गया था कि यूक्रेन की वॉर से कुछ यूरोप की हेजेमनी, समथिंग रिलेटिंग टू दैट। तो GS 2 एंड GS 3 में 10 से 15% क्वेश्चन में देर इज अ डायरेक्ट रेलेवेंस विच इज नॉट वेरी हाई। सो फॉर मेन्स, एक तो GS 2 and 3 के टॉपिक्स हमें अच्छे से करने हैं। सबको पता है ना GS 2 and 3 क्या होता है। GS 2 is polity, governance, international relations. GS 3 is internal security। 5 टॉपिक्स। सो इनमें ये है, बट इसमें देर इज इनडायरेक्ट रेलेवेंस। सो इनडायरेक्ट रेलेवेंस कैसे होती है? इनडायरेक्ट रेलेवेंस ऐसे होती है, हाँ किसी ने यहाँ पे पंचामृत का सही बताया था, 5 प्रिंसिपल्स, बट प्रिंसिपल वाली स्पेलिंग आपकी गलत है आदर्शमान, वो PLE होता है। सो इनडायरेक्ट रेलेवेंस, सो इनडायरेक्ट रेलेवेंस क्या है? मान लीजिए देर इज समथिंग कॉल्ड दी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। कोई बताएगा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है? इट्स अ क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन प्रीलिम्स। और अच्छा, किस चीज से डील करती होगी ये तो सबको समझ आ गया, जेंडर गैप इंडेक्स, कि बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स देयर इज अ गैप बिटवीन हाउ women आर लेस empowered politically, economically, socially, etc. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको लेके आता है। सो नाउ यू नो दिस। तो प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट रेलेवेंस हो गया। इनडायरेक्ट रेलेवेंस कैसे हुआ? कि क्वेश्चन आ जाएगा GS 2 में या GS 1 में, सोसाइटी में, दैट डिस्पाइट सेवरल इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पास्ट 70-75 years, द पोजीशन ऑफ women हैज नॉट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड। क्रिटिकली एनालाइज। क्रिटिकली एनालाइज का आपको मतलब पता है क्या होता है? Critically analyze means positives and negatives. So you can start your introduction with this, that in the World Economic Forum's Global Gender Gap Index, India has been among the top 25 worst performers since the past 5 years. This shows कि maybe there has not been a significant improvement in the status of women. So ऐसे कोई रिपोर्ट आपने यूज कर ली, कोई करंट अफेयर्स में एग्जाम्पल आ गई, केस स्टडी आ गई कि जैसे उड़ीसा का मैंग्रोव प्रोटेक्शन का एक अच्छा प्रोग्राम है। सो उसको आपने कहीं पे आ गया कि भाई एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का कोई सवाल है, इट इज नॉट रिलेटेड टू ओडिशा और मैंग्रोव्स, कहीं नहीं लिखा क्वेश्चन में, ये जरूरत भी नहीं है लिखने की, बट इफ यू राइट यू कैन गेट सम एक्स्ट्रा मार्क्स। सो मीन्स में इट इज बोथ अ डायरेक्ट एज वेल एज एन इनडायरेक्ट रेलेवेंस। इंटरव्यू के स्टेज पे जनरली व्हेनेवर वन इज लकी इनफ टू रीच देयर, आपको खुद ही पता हो जाएगा कि इंटरव्यू इज मोस्टली बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। उसमें 2 ही चीजें होती हैं, एक आपका CV जिसको डैफ कहते हैं, और एक आपका करंट अफेयर्स। सो उसमें तो 2-3 न्यूज़पेपर्स पढ़ने होते हैं, बट लेट अस रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू प्रीलिम्स एंड मेंस फॉर नाउ।
सो ये तो हो गई इंपॉर्टेंस। अब लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि स्टैटिक को ज्यादा वैल्यू देनी है करंट अफेयर्स अपनी पूरी प्रिपरेशन, फॉर टू रीजंस। फर्स्टली, करंट अफेयर्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट नोइंग द स्टैटिक एस्पेक्ट्स। अब आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दी, आपको पता ही नहीं है कि रेपो रेट क्या होता है, आरबीआई क्यों बढ़ाता है। सो द करंट अफेयर्स विल नॉट मेक एनी सेंस। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात हो रही है। फॉर इंस्टेंस, देयर वाज अ रिपोर्ट बाय आवर एक्स प्रेसिडेंट ऑनरेबल रामनाथ कोविंद जी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन, कि सारे स्टेट असेंबलीज और लोकसभा के साथ में इलेक्शंस होने चाहिए। बट इन दैट केस वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वर रिक्वायर्ड। लोग कह रहे थे टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए होगी। अब अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन से अमेंडमेंट के लिए टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए, कौन सा अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है, मतलब 50% से हो सकता है, सो कौन से अमेंडमेंट में स्टेट्स की भी रैटिफिकेशन लेनी होती है, सो इट विल नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। सो फर्स्टली फोकस ऑन स्टैटिक इसके लिए, एंड सेकेंडली यूपीएससी में भी जो प्रीलिम्स भी होगा, इसमें भी 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स के। 80% क्वेश्चंस, 80 से 90% क्वेश्चंस विल बी स्टैटिक। सिमिलर इज द केस विद मीन्स, 80 से 90% क्वेश्चंस विल बी स्टैटिक। सो स्टैटिक को ज्यादा मजबूत करें। करंट अफेयर्स ऐसा, मतलब इट इज नेसेसरी बट इट इज नॉट सफिशिएंट, जिसको कहते हैं कि जरूरी है, लेकिन एक्सेसिव फोकस भी इस पे देना फायदेमंद नहीं होता। क्योंकि काफी लोग, मैंने अपनी प्रिपरेशन के समय देखा है कि दे गिव अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन करंट अफेयर्स, कि अखबार भी पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स भी पढ़ रहे हैं, जाके शाम में वीडियो एनालिसिस भी देख रहे हैं उसी अखबार का। सो डू नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस। अभी हम डिस्कस कर लेंगे कैसे करना है करंट अफेयर्स को, ठीक है? कोई सवाल अभी तक? तो करंट अफेयर्स करने के देर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट इज न्यूज़पेपर से आप अपने नोट्स बना लें, स्ट्रैटेजी नंबर 1। स्ट्रैटेजी नंबर 2, मंथली मैगजीन्स कर लें। स्ट्रैटेजी नंबर 3, ईयरली कंपाइलेशन कर लें एक ही बार में। So these are 3 different strategies. Now each of these strategies has its pros and cons. कोई भी एक स्ट्रैटेजी हमें नहीं फॉलो करनी होती है। मैंने अपनी फर्स्ट जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें भी कहा था, हर स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करके उससे बेस्ट चीजें लेनी होती हैं। तो न्यूज़पेपर नोट्स के क्या फायदे हैं? सबसे पहला है कि आपका खुद बना हुआ है, बिकॉज इट इज सेल्फ मेड। तो सबसे पहले तो नोट्स बनाने के लिए आपको उस न्यूज को समझना पड़ेगा। इट फोर्सेज यू। मंथली मैगजीन्स आपको फोर्स नहीं करते समझने के लिए, वो बस लिख देंगे वहां। यहाँ पे न्यूज बना के आपको खुद समझना पड़ेगा, तभी तो जाके उसके नोट्स बनाएंगे। तो आपका फर्स्ट वो हो गया। सेकेंडली, मेनी स्टडीज हैव शोन कि व्हेनेवर यू राइट समथिंग इन योर ओन हैंडराइटिंग, उसकी रिकॉल वैल्यू ज्यादा होती है, ज्यादा याद रहता है वो। एंड ऐसे भी अगर आप सोचे, 2 बार तो आपने वही पढ़ लिया, एक बार न्यूज समझी, दूसरी बार नोट्स बनाए, सो एक रिविजन तो आपका साथ में ही हो जाता है। बट इसके कॉन्स क्या है? एंड थर्ड, इसके, हाँ कॉन्स कर लेते हैं पहले। इसके कॉन्स क्या है? वेरी टाइम कंज्यूमिंग, स्पेशली शुरुआत में, अगर आपको नहीं पता कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। इफ कितने लोग हैं जिन्होंने 6 महीने से ज्यादा प्रिपरेशन की हुई है? तो बाकी लोग 6 महीने से कम किए। कितने लोगों ने 3 महीने से ज्यादा की हुई है? बस 2। सो काफी लोग, ज्यादातर लोग 3 महीने से भी कम प्रिपरेशन पे हैं यहाँ पे। सो अभी वेन एवर यू रीड द न्यूज, एवरीथिंग विल सीम इंपॉर्टेंट, यार ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, क्योंकि यू हैव नॉट इंटरनलाइज द सिलेबस एंड द पीवाईक्यूज। अभी आपको अच्छे से पता नहीं है कि यूपीएससी किस तरीके के सवाल पूछता है। सो काफी सारी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी आप लिखे जा रहे हैं अपने नोट्स में। सो दिस इज द फर्स्ट मेजर कॉन, कि इररेलेवेंट प्लस लेंदी नोट्स बन जाएंगे आपके, प्लस टाइम कंज्यूमिंग भी है। सेकेंडली, इट्स अ वेरी डायनेमिक थिंग। अब आपने इसराइल गाजा पे अगर आप नोट्स बना रहे हैं, आपने आज कुछ नोट बनाया, द सिचुएशन विल चेंज 1 वीक फ्रॉम नाउ, 1 मंथ फ्रॉम नाउ, 1 ईयर फ्रॉम नाउ। वॉट वॉज इंपॉर्टेंट इज नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट, वॉट वॉज द बर्निंग इशू इज नो लॉन्गर द बर्निंग इशू। सो ये इनकी दिक्कत हो जाती है। देयरफॉर आई रिकमेंड कि ये करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने कभी नहीं किया। न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द कॉन्स आउटवे द प्रोस। अब उसकी भी करते हैं बात। पहले ये तीनों बात कर लेते हैं, फिर ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी पे आ जाएंगे। मंथली मैगजीन्स आ गई नेक्स्ट। इनके क्या प्रोज हैं, फायदे?
ठीक है, तो आपको 1 मंथ का मंथली रिवीजन मिल जाता है। और वो पूरे इशू को आपके लिए, जैसे न्यूज़पेपर में हर जगह प्रोस कॉन सजेशंस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन वो सब नहीं आएगा, वो आपको वन स्टॉप सोल्यूशन दे देता है फॉर पीपल दैट जिनकी अभी उतनी ज्यादा प्रिपरेशन हुई नहीं है, 3 मंथ से भी कम है या 6 मंथ से भी कम है, उनके लिए जनरली हाईलाइटिंग कि क्या इंपॉर्टेंट था और क्या इरेलीवेंट था, बिकॉज द पीपल हु आर मेकिंग द मैगजीन्स उन्होंने 3-4 अटेम्प्ट दिए हैं, मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, सो दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो अगर आप अभी खुद से नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वो आइडेंटिफिकेशन मंथली मैगजीन्स आपके लिए कर लेते हैं। बट इसके क्या है इश्यूज, इससे रिलेटेड क्या नहीं मिलती कभी कभी। एक तो सबसे पहली बात है कि एवरीबडी इज रीडिंग। कमरसम हो जाएगा पूरे साल का आपको रिवाइज करना। इसमें भी वो डायनेमिक वाला इशू आ जाएगा। इसराइल गाजा वॉर तो 7-8 महीने से चल रही है, हर महीने अ डिफरेंट थिंग इज इंपॉर्टेंट। तो मंथली मैगजीन अगर आप करेंगे, सो बार बार सेम इशू पे आके आपको वापस आना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट था, जो आपने याद किया था, वो चीज खत्म ही हो गई, दैट इज नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट। सो दिस बिकम्स द इशू विथ मंथली मैगजीन्स। फाइनली हम आ जाते हैं ईयर लॉन्ग कंपाइलेशन पे। इसके क्या प्रोज है? ईयर लॉन्ग, पता है ना ये तीनों चीजें होती क्या हैं सबको? ईयर लॉन्ग कंपाइलेशन लास्ट में आते हैं सारे सब्जेक्ट्स के पूरे ईयर के PT 365। सो ईयरली कंपाइलेशन के क्या फायदे? पहले तो आपके पूरे साल का टाइम सेव हो गया, लास्ट में आपको करना है एक बार। दूसरा, सारा डायनेमिक वाली जो चीज थी पूरी वॉर हो गई 7-8 महीने। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव वो लिख दिया आपने। और जैसे कि आप लोग को अभी शायद वो लग रहा हो, मान लीजिए यूक्रेन वॉर थी, सो इंडिया का अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया ने इनमें से कौन सी चीजें की ड्यूरिंग द यूक्रेन वॉर, सो इंडिया ने सबसे पहले तो ना रशिया को क्रिटिसाइज किया ना यूक्रेन को क्रिटिसाइज किया। दिस हैपेंड इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द वॉर। सेकेंडली, इंडिया ने अपने और कुछ और कंट्रीज के लोगों को रेस्क्यू करके वापस लाए, ऑपरेशन गंगा था उसका नाम। दिस हैपेंड आफ्टर 20-30 डेज। थर्ड था कि इंडिया ने असिस्टेंस भेजी यूक्रेन को इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल सप्लाईज, ये सारी चीजें। ये हो गया 3-4 महीने बाद। चौथा हो गया कि इंडिया ने ऑयल रिलेटेड सैंक्शंस, सैंक्शन सबको पता है क्या होते हैं? मतलब कुछ पनिशमेंट लगाया था कि आप ऑयल अगर रशिया से खरीदेंगे तो XYZ पनिशमेंट या रिस्ट्रिक्शंस आप पे अप्लाई होंगे। इंडिया ने वो नहीं माने। ये 6-7 मंथ्स लेटर हुआ। सो आप देखेंगे कि ये जो इंडिया का एवोल्यूशन है पूरे रिस्पॉन्स का, वो आपको ईयरली कंपाइलेशन में एक जगह मिल जाएगा कि इंडिया का क्या रिस्पॉन्स था। ऐसे आप हर महीने कुछ कुछ अपने ऐड करते रहते नोट्स में। तो ये एक इसका ये फायदा हो गया। दूसरा, आइए, दूसरा फायदा इसका ये होता है कि बहुत बार मंथली उसमें जो इररेलेवेंट टॉपिक्स होते हैं वो भी आ जाते हैं। क्योंकि मंथली अब हर जरूरी नहीं है ना कि हर महीने एनवायरनमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट होएगा ही, साइंस में कोई नई डिस्कवरी होएगी। बट एट द एंड ऑफ द ईयर इन माय एक्सपीरियंस आई हैव सीन कि सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ईयरली कंपाइलेशन में आए जाते हैं। जो थोड़े इररेलेवेंट टॉपिक्स होते हैं 5-6, वो हटा दिए जाते हैं। बट इसका वन मेजर कॉन इज दैट इट इज वेरी डेंस टू रीड। एक ही पेज में बहुत सारी, क्योंकि पूरे साल की आपको इन्फॉर्मेशन एक सब्जेक्ट की 100 पेजेस में या 80 पेजेस में 110 पेजेस में मिल रही है। सो इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू रीड। टाइम टेकिंग एक्सरसाइज होती है, बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक ही पेज में मिल जाएगी। हम्म। सो अब ये वाली जो चीज है, हाँ, और एक और चीज है कि इसमें कोई रेपिटेशन नहीं होता। जैसे मंथली मैगजीन में तो रेपिटेशन हो सकता है ना, इसराइल गाजा वॉर, फिर से इसराइल गाजा वॉर, फिर से इसराइल गाजा वॉर। इसमें एक ही जगह आपको मिल जाता है। सो अब ये सारे प्रोज एंड कॉन्स देख के क्या होनी चाहिए स्ट्रेटेजी? नंबर 1, न्यूज़पेपर रीडिंग हर दिन आपको करनी। नोट्स नहीं बनाने, रिवाइज नहीं करना, बस एक कॉमन सिटीजन जिस तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ता है, अंडरस्टैंड करता है, वैसे पढ़ना।
क्यों पढ़ना है? नंबर वन, आपको हमेशा रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक्स पता होगी। आपको पता होगा कि भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये 10-15 दिन तक लगातार न्यूज़पेपर में आई थी। मंथली किसी भी मैगजीन में आपको ये नहीं मिलेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। वो आपकी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये 10-15 दिन तक लगातार न्यूज़पेपर में आई थी। सेकेंडली, हर दिन अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने कहा था 15 दिन तक अगर आप लगातार एक चीज पढ़ें, अपने आप आपको याद हो जाएगी। तो इफ एवरी डे यू आर रीडिंग समथिंग अबाउट द इजराइल गाजा वॉर, यूक्रेन वॉर, इलेक्शंस के बारे में आप कुछ पढ़ रहे हैं, सो अपने आप आपको रिकॉल होता रहेगा बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए इन रिविजन और मेकिंग नोट्स। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंडली, इसमें आपकी मर्जी है, ये दोनों कर सकते हैं आप। मंथली मैगजीन्स भी कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए उनको अच्छा लगता है कि यार मैं मंथ के मंथ अपना करंट अफेयर्स निपटाता जाऊं, तो यू कैन टेक एनी मंथली मैगजीन, उसको आपने कर लिया। नोट्स जनरली मैगजीन के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मैगजीन्स ही नोट फॉर्मेट में आपको दी हुई है। अब उसके आप फिर से नोट्स बनाए, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। सो मंथ ये अब आप चूज कर लें कि यार दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा जैसे मैं था, मंथली मैगजीन्स नहीं पढ़ूंगा। लास्ट में मैंने 3 हफ्ते रखे हुए थे उसी के लिए कि फरवरी में आनी शुरू होती है, फरवरी मार्च अप्रैल तीनों का एक हफ्ता सिर्फ मंथली मैगजीन्स। चाहे तो आप ये कर सकते हैं, या फिर आप अभी शुरुआत से ही पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको एंजाइटी होती है कि यार मैं करंट अफेयर्स छोड़ रहा हूँ XYZ, तो आप इन दोनों में से कोई भी चीज कर सकते हैं। इसके अलावा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखने में बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज लगती है। हर दिन आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, उस न्यूज़पेपर के बेसिस पे बहुत सारे पोर्टल्स हैं, चहल का भी पोर्टल है, डेली क्विज आता है 4-5 सवालों का, उनको आप सॉल्व कर लीजिए। सुबह आपने पढ़ा, शाम में एक तरीके से रिवीजन हो गया, उसके सोल्यूशंस भी आते हैं। 5 क्वेश्चंस MCQ सॉल्व करके उनके सोल्यूशंस पढ़ने में 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगते हैं। बट दिस विल बी द बेस्ट क्योंकि ये 2-3 चीजें कर रहा है साथ में। नंबर वन, करंट अफेयर्स आप कर रहे हैं, अगर आपका न्यूज़पेपर में कुछ मिस हो गया तो वो कवर हो जाएगा। नंबर टू, रिवीजन हो गया, सुबह जो न्यूज़पेपर में पढ़ा शाम में फिर से वो देख के रिवीजन हो गया। नंबर थ्री, MCQ एप्टीट्यूड जिसको मैं कहता हूँ, MCQ सॉल्व करने की एक एबिलिटी होती है। अभी इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप लोग खुद MCQ सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे जब आप 100 MCQ सॉल्व कर लेंगे, अपने आप एक एबिलिटी आ जाएगी MCQ सॉल्व करने की, भले ही आपकी इंफॉर्मेशन थोड़ी कम हो। 200-500 MCQ जब आप कर लेंगे, तब आप किसी न्यूज़पेपर को देखेंगे, आर्टिकल को, और आप देखेंगे अच्छा इस लाइन से एक MCQ का स्टेटमेंट बन सकता है, इस फैक्ट से MCQ बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। अपने आप आपको समझ आने लगेगा। ज्यादा कुछ नहीं करना, 15-20 मिनट देने, 5 क्वेश्चन अ डे, वीकेंड्स भी आप मत करिए अगर नहीं करना, 25 क्वेश्चन अ वीक, 100 क्वेश्चन अ मंथ। ठीक है, साल के एंड आते आते 1000-1200 सवाल ऐसे ही हो गए बिना टेस्ट। टेस्ट तो देंगे, वो तो MCQs अलग हो गए। 1000-1200 आपने MCQs ऐसे ही सॉल्व कर लिए, गारंटीड। कोई वो नहीं है कि प्रीलिम्स ना निकले उसके बाद। अगर आप 2-3-4 हजार MCQ सॉल्व कर ले, 1000 यही हो गए। फिर आप टेस्ट देंगे 100-100 MCQs के, कम से कम 20 टेस्ट, 15-20 टेस्ट तो देंगे, वो हो गए 2000, ये 3000, आराम से प्रीलिम्स निकल जाता है इतने में। मैगजीन्स में एक और टिप थी, इसमें नोट्स बनाने की जगह आप क्या कर सकते हैं, ये मैं एक चीज करता था, इंडेक्स एक्टिव रिकॉल। सो जो लोग, जैसे आप iPad पे पढ़ रहे हैं, जो भी लोग डिजिटली पढ़ते हैं, एक चीज होती है ऐसे स्टिकी नोट्स, आप वहां पे ऐड कर दिए, वो पॉप डाउन मेन्यू आ जाता है एक, वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उस न्यूज के आपने इंडेक्स पे ही बना दिए। जो लोग मैनुअली पढ़ते हैं कि मैगजीन्स को वैसे करते हैं, वो नॉर्मली वहां पे स्टिकी नोट्स लगा दें, और उस पे हर टॉपिक पे जैसे आप रिवाइज कर लेंगे ना, आप देखेंगे कुछ कुछ चीजें आपको हमेशा याद रहेंगी। जैसे इसराइल गाजा वॉर है फॉर इंस्टेंस, तो क्या हमास कौन है? अब ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है ना कि हमास इज अ पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन आया हमास कौन से स्टेट को बिलोंग करती है, आपको याद रहेगा। कुछ कुछ फैक्ट्स ऐसे होंगे जो याद नहीं रहते क्योंकि उतने ऑफन न्यूज में नहीं आते, XYZ, जैसे कि ऑस्लो अकॉर्ड था एक, इसराइल और पैलेस्टीन के बीच। सो अब उसमें एग्जैक्टली क्या बोला था? ठीक है, कैंप डेविड अकॉर्ड्स थे, कौन सा पहले हुआ था, कैंप डेविड अकॉर्ड पहले हुआ था या ऑस्लो अकॉर्ड पहले हुआ था? ऐसी टाइप की इंफॉर्मेशन वन टेंस टू फॉरगेट क्योंकि ये न्यूज़पेपर में डेली आ नहीं रही। ऐसी इंफॉर्मेशन को वन कैन इंडेक्स में स्टिकी नोट्स अपने लगा दीजिए। एक्टिव रिकॉल याद है ना सबको, क्या था एक्टिव रिकॉल? उसको करिए कि बस आपने टॉपिक देखा, इसराइल पैलेस्टीन बंद किया, अच्छा हमास ने किया है, अच्छा हिस्ट्री क्या थी इसराइल पैलेस्टीन वॉर की,
कैम्प डेविड अकॉर्ड था, ओस्लो अकॉर्ड्स था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर अब्राहम अकॉर्ड्स भी थे उससे रेलेवेंट। अब्राहम अकॉर्ड्स क्या थे, किसी को पता है? रिसेंट चीज है क्योंकि पिछले 10 सालों के अंदर की है। ट्रम्प जब प्रेसिडेंट था तब उन्होंने किया था। इसराइल को रिकॉग्निशन मिला था यूएई, बहरीन और मोरक्को से। इसराइल बिकॉज इट इज अ जूइश कंट्री, काफी सारे अरब स्टेट्स जो हैं उसको रिकॉग्निशन नहीं देते। रिकॉग्निशन का मतलब समझते हैं आप? उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते एज ए कंट्री। लेकिन यूएस ने एक डील ब्रोकर की थी जिससे यूएई, जो इतना इंपॉर्टेंट अरब स्टेट है, मोरक्को एंड बहरीन, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था। सो ऐसी टाइप की चीजें जो आपको नहीं याद हो रही हैं, स्टिकी नोट्स लगा दीजिए, सोचिए क्या क्या था, खोल के देखिए। जो चीज याद नहीं थी उसके, मैं तो एक ऐसे स्टार लगा देता था रेड से, उस पर स्टार लगा दीजिए ऐसे। अगली बार उस वाली चीज को और देख लीजिएगा, 4-5 बार देखेंगे, अपने आप याद रहेगा। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए। अब फिर मेन उस पे चलते हैं, कंटेंट पे, अगर किसी को कोई सवाल नहीं है। कोई सवाल? नहीं? कोई सजेशन कि ये भी कर सकते हैं इसकी जगह? क्या? मंथली मैगजीन से वैल्यू एडिशन? सो बेसिकली वैल्यू एडिशन क्या होता है? वैल्यू एडिशन तीन चार चीजें ही होती हैं, उनको आप नोट डाउन कर लो। नंबर वन, रिपोर्ट्स। सो आपके, अगर स्टैटिक के, फॉर इंस्टेंस क्लाइमेट चेंज का आपने स्टैटिक पोर्शन बना लिया कि ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इसका वार्मिंग पोटेंशियल इतना है, इंडिया के XYZ इनिशिएटिव्स हैं ग्लोबल वार्मिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो आपने नंबर वन रिपोर्ट देख लिया। जैसे एक आती है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें इंडिया को काफी अच्छी टॉप 10 रैंक्स मिलती हैं हर बार, क्योंकि इंडिया इज अ वेरी प्रो एक्टिव, प्रो क्लाइमेट कंट्री। तो उसमें आप नोट डाउन कर लेंगे कि इंडिया को ये रैंक मिली या ये रिपोर्ट आई। सेकंड, एग्जाम्पल्स। सो इफ यू फाइंड अ गुड एग्जाम्पल, कि जैसे कुछ समय पहले डेनमार्क जो है, इट इज अ कंट्री यूरोप में। डेनमार्क के पास कौन सी सी है? जो ज्योग्राफी करते होंगे उनको पता होगा। रेड सी तो मिडिल ईस्ट में है। डेड सी इसराइल और जॉर्डन के बीच में। बाल्टिक सी नाम है उसका। बाल्टिक सी, बाल्टिक स्टेट्स कहते हैं उन्हें, बाल्टिक सी है। तो डेनमार्क ने जैसे एक बड़ी मस्त चीज की थी कि उन्होंने कहा था जितना कार्बन हमारी इंडस्ट्रीज निकालेंगे उसको सी के अंदर हम लोग डिपॉजिट कर देंगे। कि अगर हमारे एमिशंस भी हो रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी थी कि वो कैप्चर, इसको CCS कहते हैं, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। ये एमिशंस जो हो रहे हैं उनको कैप्चर किया और फिर कहीं स्टोर कर दिया, वो बाल्टिक सी के नीचे कर रहे थे। सो ऐसी टाइप के एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे अच्छे। थर्डली, केस स्टडीज। तो जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में जब भी आप पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे कि साइक्लोन को कैसे, साइक्लोन के लिए अलग अलग स्टेप्स इंडिया ने क्या लिए हैं, क्यों होता है साइक्लोन, XYZ चीजें आपने पढ़ ली। फिर एक केस स्टडी आएगी कि देर इज अ प्लेस, नूली शाही इन ओडिशा, जिसने, उसको यूनेस्को ने सुनामी रेडी टैग दिया है, कि उसने XYZ चीजें की, वो आपको मिल जाएगा वहां पे। उसको सुनामी रेडी टैग दिया है। तो आपके ऐसे नोट्स हैं, मैंने एक बार नोट्स में भी बताया था। क्या? हाँ, कि आप जब भी नोट्स बनाएं, ये पेज होगा आपका, इतनी सी जगह आप छोड़ दें, 2/3 में अपने नोट्स बनाएं, 1/3 स्पेस छोड़ दें। जो भी आपको ऐसी मस्त मस्त चीजें मिलती रहेंगी, यहाँ पे आप नोट करते रहेंगे। तो इसके लिए आपको कोई एडिशनल पेजेस या एडिशनल नोटबुक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केस स्टडीज हो गए। फोर्थ, और क्या होता है वैल्यू एडिशन? कोई अच्छा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आ गया किसी टॉपिक का, कि साइक्लोन का आ गया, अर्थक्वेक का आ गया, किसी भी चीज का, रॉक साइकिल का आ गया जो आपने नहीं देखा था, वो आपने नोट डाउन कर लिया। सो ऐसी सारी चीजें जो भी आपको मंथली मैगजीन में मिलेंगी फॉर इनडायरेक्ट यूसेज इन मेंस, आप अपने स्टैटिक नोट्स जो आपने ऐसे बनाए हैं उसके साइड में नोट करते रहिए। नॉलेज के लिए जनरली आइडियाज क्या होते हैं? बेसिकली आप कह रहे हैं कि कोई सब्जेक्ट है जिसके कंटेंट के बेसिस आपने पढ़ा, लेकिन आपका कोई नॉवेल आइडिया है, आप ऐसी चीज सोच रहे हैं जो किताबों में नहीं लिखी। हम्म। 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 अच्छा, कि वो वाला, वो आइडियाज आएंगे कहाँ से? सो बेसिकली ये वाली बात होगी कि देखिए, सबसे पहले तो फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए।
क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, आपको जो हायर लेवल आइडियाज हैं वो समझ ही नहीं आएंगे, आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा यार ये तो बहुत हाई लेवल है मेरे लिए। तो पहले तो आप अपना फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग बनाएं, बेसिक्स आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। उसके बाद फिर कुछ एडिशनल बुक्स हैं। सो अगर आपकी रुचि है इसमें, जनरली यूपीएससी में इतनी पढ़ाई होती है कि लोग नहीं पढ़ते और अदर किताबें, लेकिन काफी अच्छी अच्छी किताबें हैं। जैसे कि जब इंडिया के 75 ईयर्स हुए थे इंडिपेंडेंस के, एक पब्लिकेशन का मैं नाम बोल रहा हूँ, 75 ईयर्स ऑफ, और फिर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन समथिंग, ऐसे करके आई थी। अब वो डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं होंगी आपके लिए, बट जब आप वो पढ़ेंगे तब आपको एक आइडिया आएगा कि अच्छा 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की 1991 में क्या सोच थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी ओपन अप की। सबको पता है ये 1991 तक थोड़ा सोशलिस्ट मॉडल था, 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, तो वो आपको थोड़ी एडिशनल कंटेक्स्ट बताएगा। एक ये किताब तो सबने सुनी होगी, इंडिया आफ्टर गांधी। इसमें बेसिकली प्रिंसली स्टेट्स पे एक पूरा चैप्टर है। प्रिंसली स्टेट्स पता है आप लोग को क्या थे? इंडिया जब इंडिपेंडेंस हमें मिली, सो ओनली 60% ऑफ आर टेरिटरी वॉज कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश, 40% ऑफ द टेरिटरी वॉज कंट्रोल्ड बाय वेरियस प्रिंसली स्टेट्स। जैसे मैसूर का स्टेट था, हैदराबाद था, जयपुर, ये सब, कश्मीर, ये सारी जगहें थी। सो इनके फिर जो अमेलगमेशन हुआ उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए। सो ऐसी एक तो आप थोड़ी बाहर की किताबें पढ़ें। दूसरा, ये बहुत ही मस्त चीज है, ये मेरी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा इसने मदद की। क्या होता है ये पॉडकास्ट, पता है? बेसिकली इट इज अ कॉन्वर्सेशन कि दो स्मार्ट लोग बैठेंगे, वो आपस में बात करेंगे और आप चुपचाप उनकी बातें सुन सकते हैं। सो अब इसमें क्या है, देयर इज अ पॉडकास्ट कॉल्ड एवरीथिंग इज एवरीथिंग, इसको चेकआउट कर लीजिए, यूट्यूब पे है। 40-40 मिनट के एपिसोड्स होते हैं। वन एपिसोड इज ऑन एआई, वन एपिसोड इज ऑन द इंडियन स्टेट, वन एपिसोड इज ऑन समथिंग एल्स। ठीक है, ऐसे टाइप के ये होते हैं। इसके अलावा दूसरा एक पॉडकास्ट है, सीन एंड दी अनसीन। ये ऑडियो ओनली है। अब इसको ऐसा नहीं है कि दिस इज नॉट यूपीएससी प्रिपरेशन, दिस इज जस्ट इनहेंसमेंट ऑफ योर ओन आइडियाज, योर नॉलेज। तो इसको मैं तो दो तरीकों से सुनता था। नंबर वन, कम्यूट के समय कुछ करने को नहीं है, बढ़िया लगाए अपने ईयरफोन्स, सुन लिए। एंड कोशिश करिए थोड़ी ज्यादा स्पीड पे सुने, 1.5। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगता है, बट वंस यू गेट यूज टू इट, आपको 1.5 ही बेटर लगेगा, 1.5x, 1.25x, थोड़े ज्यादा स्पीड पे सुने। एक, कम्यूट करते समय। दूसरा, कोई भी मैकेनिकल एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं, अगर आप जिम जाते हैं, या अगर आप कुकिंग करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा आपको नहीं चाहिए, उसमें आप इसको सुने। टाइम पास करने के लिए मजे भी आते हैं, काफी इंटरेस्टिंग चीजें बताते हैं लोग इसमें। इन दोनों के अलावा इंटरव्यूज देख लें। हाँ, नहीं नहीं, दो चीजें तो बहुत ही मस्त है इसमें, दो चीजें बहुत ही मस्त है। एक है, हर दिन रात में ये देखा करिए, वैंटेज बाय पलकी शर्मा। इट इज बेसिकली अ 50 मिनट एपिसोड, 50 मिनट का होता है, डबल स्पीड पे देखेंगे तो 35-40 मिनट्स में बढ़िया डिनर करते हुए लगा लिया, पूरे दिन की सारी न्यूज थोड़े एनालिसिस के साथ, वेरी ब्यूटीफुली पुट। बहुत ही मजे आता है। पूरे दिन का आपका सारा कॉन्सेप्ट फंडा क्लियर हो जाएगा, एनालिसिस भी मिल जाएगा, थोड़ा बहुत स्टैट्स मिल जाएंगे, डेटा मिल जाएगा। दूसरा, एन इवन बेटर शो, कट द क्लटर। ये शेखर गुप्ता है। सो शेखर गुप्ता इज वन ऑफ द मोस्ट एस्टीम जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर थे बहुत टाइम के लिए, उसके बाद जाके इन्होंने अपने खुद का द प्रिंट करके, अगर आप लोगों को पता हो, खुद की अपनी एक वेबसाइट शुरुआत की है। कट द क्लटर इज बेसिकली हर दिन एक 20 से 25 मिनट्स के बीच का एपिसोड आता है ऑन सर्टेन कॉम्प्लेक्स इशू, जिसके बारे में देर इज लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, बहुत फॉल्स प्रोपागेंडा है या कंफ्यूजिंग चीज है अपने आप में, उस पे इनका एक एपिसोड आता है। कुछ कुछ पॉलिटिकल टाइप के होते हैं, उनको आप स्किप कर सकते हैं। जैसे अभी उनका रिसेंट इशू ये था कि अब जो नई सरकार बनेगी, सो इट विल बी अ कोलिशन गवर्नमेंट आफ्टर 10 ईयर्स। पहले तो सिंगल पार्टी रूल था। सो अब इन्होंने बनाया व्हाट विल चेंज, व्हाट विल नॉट चेंज, व्हाट मे चेंज, इन तीन इश्यूज को, कि क्या कंटिन्यूटी रहेगी पुरानी सरकार से, क्या चीजें चेंज होंगी और क्या चीजें
हो सकता है कि चेंज हो जाए। सिमिलरली इसराइल पैलेस्टीन डिस्प्यूट हो गया, कोई भी और इशू हो गया, इनकी एक बढ़िया 20-25 मिनट की वीडियो होती है, काफी अच्छा। जनरली दिस इज फैक्ट बेस्ड, ये ज्यादातर फैक्ट बेस्ड होता है पूरा, बस आपको समझा देते हैं इशू। कट द क्लटर का मतलब यही है कि जो भी क्लटर, क्लटर मतलब समझ आता है आप लोगों को, कंफ्यूजन, केओस, उसको कट करिए, मुद्दा समझिए। एंड वेंटेजेस अ लिटिल मोर ओपिनियन बेस्ड, तो उससे आप अपने ओपिनियंस एनालिसिस भी फॉर्म कर पाएंगे। एंड न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स तो हो ही गए। इतनी 4-5 चीजें अगर आपने कर ली, इनमें से एक दो भी कर ली, तो भी आपका काफी अच्छा एक बेस बन जाएगा।